नमस्कार। आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक आपको आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1737 का। लीगल हिस्ट्री में जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, जो कि 1773 का है, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। कंपनी की शक्तियों में जो परिवर्तन हुआ, पिछली बार हमने देखा कि कंपनी को बंगाल और बिहार की जमींदारी जो है प्राप्त हो गई, और बंगाल और बिहार की जमींदारी प्राप्त होने पर कंपनी वास्तविक शासक के तौर पर उसके द्वारा कार्य किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया कंपनी के संदर्भ में। तो उसमें जो प्रमुख बातें थी वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि कंपनी की शक्तियों में जो परिवर्तन हुआ और इंग्लैंड में बढ़ते हुए लोकमत एवं सीक्रेट व सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के कारण कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण उचित समझा गया, और ब्रिटिश संसद ने इसी आशय से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पारित किया। कंपनी वास्तविक शासक बन गई। सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये माना गया कि कंपनी के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और इस नियंत्रण को अमली जामा पहनाने के लिए कंपनी के संदर्भ में एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। अब हम इसमें देखेंगे इस अधिनियम को पारित करने के क्या उद्देश्य थे। पहली बात, कंपनी की राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण। जो संसद है वो चाहती थी कि कंपनी की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे वो वित्तीय हों, उन सभी पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? उन सभी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 2, केंद्रीय सत्ता और शासन की स्थापना। सरकार केंद्रीय सत्ता और शासन की स्थापना करना चाहती थी, जिससे कि वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। भारत में जो कंपनी है, उस कंपनी के संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहती थी कि उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण हो, जिससे कि वह स्वतंत्र रह करके मुकदमों का निस्तारण कर सके, मुकदमों को न्याय कर सके। चौथा जो पॉइंट था इसमें उद्देश्य में, वो ये है कि कंपनी पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी भी उस न्यायालय की परिधि में थे, और कंपनी भी किसके अधीन थी? न्यायालय के अधीन थी। इस प्रकार से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। अब इस एक्ट को पारित करने का जो उद्देश्य था वो हमने देखा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि मुख्य परिवर्तन क्या हुए, मेन परिवर्तन इसमें क्या हुए। तो पहली बात,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अंशधारियों के मतदान के अधिकार को सीमित कर दिया गया। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष किया गया। केवल उन्हीं को मतदान करने का अधिकार दिया गया जिनके अंश 1000 पाउंड या उससे अधिक थे। सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया? संचालक मंडल के सदस्यों का 4 साल। और उस समय 1773 में केवल वही व्यक्ति जिनके पास 1000 या उससे अधिक के शेयर उधारित करते थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो एक तरह से ये नियंत्रण ही स्थापित करने की बात थी, क्योंकि उस समय 1773 में कितने लोगों के पास कंपनी के 1000 पाउंड से अधिक मूल्य के शेयर उनके पास रहे होंगे, वही केवल इसमें भाग ले सकते थे। दूसरी बात, संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण में कंपनी के राजनीतिक दस्तावेज संसद के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। संसद सर्वोच्च है, जो सिद्धांत ब्रिटेन में लागू है उसके अनुसार कंपनी के सभी राजनीतिक दस्तावेज संसद के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये बात स्पष्ट कर दी गई। नंबर 2, संसदीय नियंत्रण में ही कंपनी के वित्तीय दस्तावेज समय समय पर ब्रिटिश एक्सचेकर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। कंपनी के जो वित्तीय दस्तावेज हैं उनकी भी जांच संसद के द्वारा की जाएगी। नंबर 3, गवर्नर जनरल। कलकत्ता में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष निर्धारित किए गए। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल के तौर पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी में नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी का ही नहीं बल्कि मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो मुफस्सिल एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जिसको कि मुफस्सिल एरिया के नाम से बोला जाता था, उसका भी गवर्नर जनरल जो उसको माना गया। अर्थात न केवल कलकत्ता बल्कि जो है मद्रास और बम्बई का भी था, और इसके साथ मुफस्सिल एरिया का भी जो है गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी, उनका भी वह गवर्नर जनरल माना गया। इसके बाद गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जो स्थापना की गई थी गवर्नर जनरल के साथ, उसका जो गठन है किस प्रकार से होगा। तो इसमें सबसे पहली बात, गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य उसमें होंगे। 5 व्यक्ति की नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा और इनको पूर्व में भी हटाया जा सकता है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो निर्णय है वो बहुमत द्वारा किए जाएंगे। मत समान होने की दशा में गवर्नर जनरल का निर्णायक मत होगा। गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार वीटो नहीं था। काउंसिल को कलकत्ता प्रेसिडेंसी तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुफस्सिल क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण की शक्ति भी गवर्नर जनरल एवं काउंसिल को प्रदान की गई। परंतु गवर्नर जनरल एवं काउंसिल ऐसी विधि का रेगुलेशन नहीं बना सकते थे जो संसदीय प्रभुसत्ता, संसदीय विधायन, क्राउन का परमाधिकार, ब्रिटिश कॉमन विधि के विपरीत हो। अर्थात ऐसी जो गवर्नर जनरल है वो ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जो कि ब्रिटेन के कानूनों के असंगत हो, जो कि संसदीय जो है विधायन के विपरीत हो, क्राउन के परमाधिकार के खिलाफ हो। इस तरह का कोई भी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। नंबर 5, बम्बई व मद्रास पर नियंत्रण।
1773 के पूर्व तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अंतर संबंध नहीं था। पहली बार केंद्रीयकरण की ओर कार्य किया गया। युद्ध एवं शांति स्थापना के मामलों में बम्बई एवं मद्रास को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो बात आई वो है क्या आया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा को अधिकृत किया गया कि वह राजपत्र जारी करके कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना कहाँ की जाए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में की जाए। 1974 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1914 नहीं 1774 में कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट था वो स्वतंत्र था। शक्ति पृथक्करण का नियम इस पर लागू किया गया। शक्ति पृथक्करण का मतलब जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं, स्वयं अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए वो कार्य करेंगे, उसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत क्षेत्राधिकार दिया गया। दीवानी, सिविल, फौजदारी, क्रिमिनल, सामुद्रिक, मैरीटाइम, साम्या, इक्विटी, धार्मिक, रिलीजियस, रिट संबंधी जो अधिकारिता है वो सभी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई। इसके बाद जो परिवर्तन जो मुख्य आया वो क्या है, न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल। कंपनी पर न्यायालय का नियंत्रण स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्व न्यायिक पुनरावलोकन, प्री जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल व काउंसिल का प्रत्येक कानून सार्वजनिक न्यायालय में पंजीकृत कराने के बाद ही उसको लागू किया जा सकता था। पब्लिकेशन उसका होगा तभी जा कर के जो है इस प्रकार का कानून लागू किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उनका पंजीकृत होगा सर्वोच्च न्यायालय में और उसके बाद ही उनको लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून का पंजीकरण करने से मना कर सकता है। यदि वो देखता है कि कानून सही नहीं है, कानून साम्याविधि, कानून ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के विपरीत है, तो ऐसे कानून को रजिस्टर्ड करने से मना कर सकता था। कोई भी व्यक्ति गवर्नर जनरल काउंसिल के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता था। गवर्नर जनरल काउंसिल का प्रत्येक कानून इंग्लैंड में प्रकाशित होता था, जहाँ कोई भी व्यक्ति उसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती थी। गवर्नर जनरल के किसी भी कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतिम शक्ति ब्रिटिश कानून में निहित की गई थी। इस प्रकार से जो न्यायिक नियंत्रण है वो गवर्नर जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उस व्यवस्था में लाया गया। प्रिवी काउंसिल को अपील, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित की गई थी, उसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपीलें जाने का प्रावधान किया गया था। दीवानी मामलों में अधिकार स्वरूप अपील 1000 पैगोडा, ये मुद्रा है, 1000 पैगोडा से अधिक होने पर ही किया जा सकता था। एज ए मैटर ऑफ राइट जो अपील की जा सकती थी। फौजदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अपील
क्रिमिनल केसेस में विद परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। विशेष अनुमति से अपील प्रिवी काउंसिल की शक्ति जो है दी गई थी। अपील बाय स्पेशल लीव वो किसके द्वारा? प्रिवी काउंसिल की शक्ति में ये निहित थी। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन, कंपनी पर नियंत्रण तथा केंद्रीय प्रबंध के विषयों पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। इस प्रकार से आपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानकारी ली। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको तैयार करें और तैयार करके लिख लें। धन्यवाद।